Good afternoon, everyone. Today is 18th of April, and these are the five important articles that we will be discussing. The first article is regarding development diplomacy. इंडिया के कुछ जो सक्सेसफुल रूरल मॉडल्स है, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट इन डिप्लोमेसी. कुछ कंट्रीज जैसे कि इथोपिया वगैरह है, इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के कुछ मॉडल्स को वो रेप्लिकेट करेंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन. तो हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन इंडियाज डिप्लोमेसी, उसको समझेंगे. सेकेंड आर्टिकल जो है वो समझने की कोशिश करेगा कि इंडिया में लेबर प्रोटेस्ट क्यों बढ़ रहा है. कुछ नोएडा में अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि ये नोएडा में प्रोटेस्ट हो रहे थे, कुछ वायलेंस भी हुआ. देन वी वुड बी डिस्कसिंग इंडियाज फर्स्ट फैब्रिकेशन प्लांट एट ढोलेरा. एसीजेड के लिए स्पेसिफिकली एसीजेड बना है, फैब्रिकेशन, चीप फैब्रिकेशन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन. फोर्थ आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो अभी डिफरेंट डिफरेंट बिल्स आ रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहे हैं, ये यूनियन टेरिटरीज लॉज बिल है, तो उसको हम समझेंगे. एंड द लास्ट वन इज कैफे थ्री नॉर्म्स. कैफे थ्री ये पोल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स है, तो वी विल स्टडी दोस. बट बिफोर वी गो देयर, let me just inform you about two important initiatives of CSAP. First is GS Foundation Batch. This is specifically suited for working professionals because one can choose timing from these four slots. ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मतलब हाइब्रिड फॉर्मेट में अवेलेबल है. अभी मई का और अप्रैल का, पहले अप्रैल का और फिर मई का, ऐसे दो बैचेस शुरू होंगे. इसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से लेकर फाइनल लिस्ट तक पूरी जर्नी आप इसमें तय कर सकते हो. फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है प्रीफिट इनिशिएटिव. ये एक एमसीक्यू बेस्ड इनिशिएटिव है. इसमें एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है. इस इकोसिस्टम के अंडर 15,000 एमसीक्यूज है जिसको आप एक्सेस कर पाओगे. उसमें 3,000 प्लस एमसीक्यूज यूट्यूब लाइव पर डिस्कस होंगे, whereas 12,000 प्लस एमसीक्यूज जो है दोज आर पार्ट ऑफ पेड कोर्स. और ये जो है ये 120 टेस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल है. इसमें इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसे तीन लेवल्स पे टेस्ट होंगे. एंड ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन सीएसएपी ऐप. ये एसएमएस, ओमिया और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. इट इज एट 7,999. बट अगर आप किसी भी तरीके से सीएसएपी से एसोसिएटेड रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये और प्रीफिट के जो भी एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, ऑल दिस पीडीएफ्स एंड एवरी इन्फोग्राफिक produced by CSAP is available on their official app. Now you can download our official app by scanning these QR codes. Let's get started. First is India's rural models and development diplomacy. क्या है ये? पहले तो समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का मतलब होता है. इट रेफर्स टू एक्सपोर्टिंग the domestic governance models to other developing nations, those who have similar problems, those who wish to replicate it, those who wish to see development like India, उनके लिए है. और मॉडल जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ये मिशन जो है ये फोकस करता है विमेन एम्पावरमेंट पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एंड कम्युनिटी लीड गवर्नेंस पे. बेसिकली इसमें यू कैन सी द शिफ्ट फ्रॉम एड प्रोवाइडर जो मदद देता है टू नॉलेज पार्टनर, जिस उनको वन वे एड देने से बेटर उनको इक्वल पार्टनर बनाता है.
कुछ पहले तो डेटा देख लेते इस रूरल मॉडल का। लगभग 742 डिस्ट्रिक्ट को इसने कवर कर लिया एंड मोर देन 100 मिलियन हाउस होल्ड, 10 करोड़ से ज्यादा घरों में इसका पहुंच चुका है। 90 लाख से ज्यादा अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ बैंक लिंकेजेस आ चुके हैं। अगर आप समझिए कि अगर ये 12 लाख करोड़ बैंक लिंकेजेस में अगर हर किसी ने 1 रुपया भी रखा है तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू 12 लाख करोड़ ऑफ कैपिटल इनसाइड द बैंक, जो बाद में इकोनॉमी का हिस्सा बनता है। ये जो हमारा रूरल डेवलपमेंट मॉडल है इसके कुछ कोर एरियाज है। पहला है एसएचजी और बैंक लिंकेजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक का लिंक एस्टेब्लिश करना, जिसमें कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल जाता है थ्रू ट्रस्ट बेस्ड ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ 10 लेडीज, 10 फीमेल्स एक साथ आती है, एक ग्रुप में रजिस्टर करती है एंड म्यूचुअल ट्रस्ट पे उनको कोलेटरल लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री। इसमें कम्युनिटी कार्डर्स भी जनरेट होता है, जैसे कि जो लोकल विमेन है दे वर्क लाइक अ बैंकिंग सखी, दे वर्क लाइक अ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, क्योंकि सब लोग उस एक इंसान के थ्रू, उस एसएचजी से एक इंसान के थ्रू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, लोन्स लेते हैं, एक साथ प्रोडक्ट बनाते हैं। दे वर्क एज अ कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरह मिनी लेवल पर 10-15 लोगों के बीच में ये काम करता है। Important element is diversification of livelihood, क्योंकि because of this SHG formation linkages with bank, the women have shifted or largely shifting from farming to non-farm income activities। मतलब कुछ SHGs ऐसे जो मसाले बनाते हैं, चटनियाँ बनाते हैं या गामोसा जैसे चीजें बनाते हैं एंड उसको प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को सेल करता है। तो देयर इनकम, source of their income has shifted from farm to non-farm activities। इसी में बहुत हद तक डिजिटल इंटीग्रेशन भी हुआ है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, ट्रैकिंग हुआ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हुआ, ये सब हुआ है। नाउ व्हाट इज इट्स रोल इन डेवलपमेंट डिप्लोमेसी? फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्ट, मतलब ये जो इंडिया शेयर कर रहा है, तो अनलाइक अदर कंट्री जो सिर्फ पैसे शेयर करती है, इंडिया मॉडल शेयर कर रहा है कि सक्सेसफुल मॉडल कैसे काम करता है। ये डिप्लोमेसी का क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? बिकॉज इट बिल्ड्स साउथ साउथ कोऑपरेशन। करंटली इथोपिया, केन्या, टांजानिया, रवांडा, ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है दे आर अडॉप्टिंग एंड रेप्लिकेटिंग द इंडियाज मॉडल, रूरल डेवलपमेंट मॉडल। Probably most important aspect of this replication will give us strategic entry, because this will open the collaboration in digital governance, in agricultural tech, in financial system, and it will also expand India's soft power. It will position India as the leader of the global south। हम लोगों ने ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, जेनेरिक मेडिसिन इसके टाइम पे तो कर दिया था, बट नाउ इट विल बी री एस्टैब्लिश। इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं? ये जो इंडिया का मॉडल है, इट इज अ स्केलेबल पावर्टी रिडक्शन मॉडल। अगर वर्ल्ड ओवर में जो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, इफ दे वांट टू एरेडिकेट पावर्टी, दिस मॉडल विल रियली हेल्प देम, बिकॉज दिस मॉडल स्केलेबल। आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन इंक्रीज द साइज एंड रीच ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम विमेन लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको स्ट्रेंथन करता है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। And it also offers a low cost alternative to the Western model of aid and loan, डेट क्रिएशन में जो जाता है। इसमें कुछ चैलेंज है। फर्स्ट, ये कंटेक्चुअल डिफरेंस है। इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, इंडिया का डेमोक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये अलग है।
बाकी कंट्रीज में कितना फिट होगा वो पता नहीं, क्योंकि इस एवरीथिंग कम्स विथ इट्स ओन कंटेक्स्ट. दिस मॉडल मे नॉट फिट इन ऑल सोसाइटीज. ऑल सोसाइटीज हैव डिफरेंट कंटेक्स्ट. सेकंड, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस. दोज कंट्रीज जहाँ पे रेप्लिकेट करने वाले वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन में फेस ऑपोजिशन. देर आर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स बिकॉज एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी. एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिजिटल डिवाइड. टू कंक्लूड, ये जो इंडिया का रूरल मॉडल है, जो इट इज लेड बाय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM), it has evolved into a powerful instrument of development diplomacy. This is enabling the country to export inclusive, community driven governance. This particular change has marked the shift towards people centric global leadership rooted in practical experience rather than in theory. अब तक जो है वो पीपल सेंट्रिक लीडरशिप नहीं दिखाई देती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी. इट इज रूटेड टुवर्ड्स स्टेट रिलेशन. बट दिस पर्टिकुलर मूव वुड हेल्प अस to reorient the diplomacy towards people centricism and not the state centricism. Let's start. Let's solve this MCQ. India's rural development diplomacy primarily focuses on military alliance, no, exporting governance models, not just money. Answer is B. Second question. The core of India's rural model is based on, answer is B, self-help group based financial inclusion. Let's move to the second article. We have observed that there are rising cases of labor protests. These are happening. मतलब जो अभी नोएडा में वायलेंस हुआ, there we saw कि तोड़फोड़ हो गई यार. मतलब बिल्डिंगें तोड़ी गई, प्रॉपर्टी स्टेक पे डाल दी गई, ओनर्स को थ्रेटन किया गया. ये जो टोटल इशू है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्कर्स, employers, and the state. It was this violence or this protest was triggered by wage stagnation, rising cost of living, and जो लेबर रिफॉर्म्स लाए गए थे उनके इम्प्लीमेंटेशन में डिले करने की वजह से. कोर इशू ये है कि जो वेजेस है, जो सैलरी है, उसको इन्फ्लेशन से डीकपल कर दिया है. एंड दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ इशू, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा लेकिन सैलरी जो है वो स्टैग्नेंट ही रहेगी, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू वर्क देयर. स्पेशली ऐसे फैक्ट्री जहां पे लोगों ने 20-20 साल काम किया है, उनके अगर 20 साल के बाद अगर उनको कोई अचानक से बोल दे कि आप खाली करिए, कहीं और जॉब पे जाइए, तो वो मुश्किल हो जाता है. एनीवेज, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. पहले तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन वर्सेस वेज गैप क्या है. जो सीपीआई है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, दैट इज इंक्रीज बाय 24.8%, और वेज का ग्रोथ जो है वो 15% से हुआ है. मतलब देर इज क्लियरली अ गैप ऑफ 9%. जो मिनिमम वेज में डिस्पैरिटी अगर आप देखोगे कि हरियाणा गवर्नमेंट है, तो हरियाणा में 11,000 रुपए मिनिमम वेज है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो 20,000 रुपए मिनिमम वेज की बात करता है. अब रिवीजन देखिए, अब जो उत्तर प्रदेश है उसमें 2012 के बाद से सैलरी रिवीजन ही नहीं हुआ है. हरियाणा में 10 साल का डिले चल रहा है. तो कैसे सर्वाइव करेंगे? अभी फॉर एग्जांपल ये इसराइल ईरान का जो क्राइसिस चल रहा है, उसके वजह से एलपीजी स्पेशली ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपए तक पहुंच चुका है. हाउ विल दे सर्वाइव? नाउ विल फोकस ऑन दी अदर causes of labor unrest. First is wage inflation mismatch. इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है लेकिन वेजेस नहीं बढ़ रहे. तो दैट एक्चुअली जब गैप बढ़ जाता है तो जो रियल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, वो डिक्लाइन होने लगता है. दूसरा, लेजिस्लेटिव कंफ्यूजन है. जो न्यू लेबर कोड 2025 में आए थे वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए. वो कंडीशन कंसर्न है. मतलब देर आर पीपल हु आर वर्किंग
or 12 hours on work day without fair compensation. Then there are global economic pressures. मतलब ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज का इशू है, इनपुट कॉस्ट राइज हो रहा है, एनर्जी इन्फ्लेशन हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज द वीक कलेक्टिव बार्गेनिंग. ट्रेड यूनियन जो थे उनका रिकॉग्निशन डाइल्यूट कर दिया गया पिछले कुछ दशकों में. तो देयर कैपेसिटी टू बार्गेन हैज रियली गॉन डाउन. अभी गवर्नमेंट ने जो नी जर्क रिस्पॉन्स दिया उसमें यूपी गवर्नमेंट ने सैलरी 13,690 कर दी है और हरियाणा ने 15,220 कर दी है. सेंट्रल बेंचमार्क जो है 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मिनिमम 20,000 सैलरी होनी चाहिए. और जो लेबर कोड रूल्स है दैट ड्राफ्ट इज क्लैरिफाइंग दी वर्किंग आवर्स. ना चैलेंजेस क्या है? इंटरनल चैलेंजेस है कि भाई जो नोटिफिकेशन आना चाहिए था वो डिले हो चुका है. इंटर स्टेट वेज डिस्पैरिटी है. ट्रेड यूनियंस वीक हो चुके हैं. एंड वर्कर्स के बीच में भी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है. यह है इंटरनल चैलेंजेस. एक्सटर्नल चैलेंजेस वर्ल्ड ओवर का एनर्जी क्राइसिस है. ग्लोबली ट्रेड डिसरप्शंस हो रखे हैं. सप्लाई चेन में शॉक्स रखे हैं. इन सब के राइजिंग लेबर प्रोटेस्ट के बहुत सीवियर इंप्लीकेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो तो प्रोडक्शन लॉस होता है. दिस ऑल्सो रिस्क टू मेक इन इंडिया competitiveness. इनफॉर्मेलिटी जॉब इनसिक्योरिटी ये सब बढ़ जाता है. एंड जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है जिस एरिया में पे सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाती है. फॉर एग्जांपल नोएडा जो है वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है ना. नोएडा क्या है? नोएडा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्लस्टर है वो. ऑलराइट. तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? फर्स्ट, वेज रिवीजन जो है वो टाइमली होना चाहिए, मतलब 5 साल के साइकिल के अंडर ही. एंड जो लेबर कोड्स पास हुआ है उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है विद क्लियर एंड यूनिफॉर्म रूल्स. जो ट्रेड यूनियंस है उनको स्ट्रेंथन करना है सो दैट दे कैन इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशनल बार्गेनिंग. फोर्थ, जो वेजेस है दे शुड बी इन्फ्लेशन लिंक्ड. दैट मीन्स दे शुड बी अलाइंड विथ सीपीआई इंडस्ट्रियल वेजेस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स. Let's solve first MCQ. The main cause of rising labor protest in India is lack of industries? No. Wage stagnation amid rising inflation? Yes. B is the correct answer. Second, CPI IW. मतलब CPI industrial worker is used to measure what? It is used inflation for industrial worker. CPI का full form क्या है? Consumer Price Index. Let's move to the third article. That is India's first cheap fabrication plant at Special Economic Zone Dholera. ये डेवलप किया है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने. इन्हीं का मोरीगांव में भी प्रोजेक्ट चल रहा है. इट इज लोकेटेड एट धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. इट एक्चुअली मार्क्स इंडियाज एंट्री इनटू द कोर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. इसका एम है टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड अचीव स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी. जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होती है उसको प्रमोट करना. अब इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं. मतलब ये प्लांट के जो ढोलेरा में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये एक लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर है. लगभग 170 हेक्टेयर का एरिया है.
ये सेक्टर स्पेसिफिक एसएजेड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक। लगभग 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 21,000 के आसपास जॉब जनरेशन होंगे। इसमें पॉलिसी सपोर्ट में एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रिफॉर्म्स किए गए। इसमें नॉर्म्स जो होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, डीटीएस सेल्स अलाउ किया जाएगा, एंड लैंड रिक्वायरमेंट जो प्लांट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए थी, उसको रिड्यूस कर दिया गया। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जो ताइवान और चाइना से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर का डिपेंडेंस कम हो जाएगा। इट विल ऑल्सो बिल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस, like it is going to strengthen India's role in semiconductor value chain globally जो बनी है। it will India will become integral part of it. It will act as a economic multiplier, because इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज है, उनको बूस्ट मिलेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो स्किल्ड होगी। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी आने वाला है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। आज भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भी, लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल और वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज। देयर इज अ वर्कफोर्स गैप, स्पेशली जो स्किल्ड वर्क है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है, इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स लगेगा। देयर इज अ absence or rather lack of skilled workforce. We would be facing global competition, वहां पे ग्लोबल चेन कॉम्प्लेक्सिटीज भी होंगी। तो हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ओवरऑल, जिसमें डिजाइन भी है, फैब्रिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, यूटिलाइजेशन इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, इन सब को, पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। हमको स्किलिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ग्लोबल पार्टनरशिप्स को विल नीड टू अट्रैक्ट, पॉलिसी स्टेबिलिटी, इंसेंटिव्स, ये सबको इंश्योर करना होगा। फर्स्ट एमसीक्यू, इंडिया's first semiconductor fab, that is fabrication SEZ, is located in Bengaluru, Hyderabad, Dholera is the answer, C. The primary objective of semiconductor fabs, that is fabrication, is to manufacture automobiles? No. Generate electricity? No. Mind error? No. The answer is produce the electronic chips. अगले जो दो आर्टिकल है वो हम क्विकली पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनियन टेरिटरीज लॉज जो अमेंडमेंट बिल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वो एक्ट में कन्वर्ट होगा। अभी सिर्फ हम इसको एज एन इंट्रोडक्टरी पेपर की तरह देखेंगे। ये बिल क्या है? इट इज अ सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन टू एक्सटेंड डेलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन रिफॉर्म्स टू द यूनियन टेरिटरीज। It wants to align UTs, Union Territories laws with 131st Constitutional Amendment, Delimitation Bill of 2026, जो लोकसभा में सीट इंक्रीज करने का बिल पास होना है, जिससे विमेन को 33% सीट्स रिजर्व करने हैं नेक्स्ट डेलिमिटेशन के बाद से। दिस ओवरऑल सीट्स में जो जाना है उसको, उसी को यूनियन टेरिटरीज में भी इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए है ये बिल। इट कवरेजेस जो यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है, पुदुचेरी है एंड जम्मू कश्मीर है, उनको ये कवर कर रहा है। पर्पस अगेन टू एनेबल 33% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन यूटी असेंबलीज, delimitation based on latest census of 2011, and timely implementation of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. ठीक है, ये हम जब फाइनल हो जाएगा तब इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी इसके लिए इतना ही जानना है कि जो फर्स्ट 131st अमेंडमेंट है, जो डेलिमिटेशन बिल है, उसको स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में भी एक्सपांड करने के लिए है ये।
बिल। एमसीक्यू देख रहे थे। UT Laws Amendment Bill 2026 primarily aims to implement women reservation and delimitation in Union territories. 131st Constitutional Amendment Bill and Delimitation Bill. Second is the bill applies to which of the following UTs? Lakshadweep, no. Chandigarh, no. Andaman Nicobar, no. Only Delhi. Why? Because Delhi is one of those three union territories which have their own legislature. Last one is CAFE 3 norms. CAFE stands for Corporate Average Fuel Efficiency Phase 3. ये पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स है, एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स है। ये नॉर्म्स जो है दे रेगुलेट द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड emissions ऑफ एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंटायर फ्लीट, नॉट इंडिविजुअल कार। एक स्पेसिफिक कार को नहीं ये मैनेज करता है, चेक करता है। जितने भी कार प्रोड्यूस करता है वो मैन्युफैक्चरर, उन सब को ये चेक करेगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, एंड इट इज एप्लीकेबल टू M1 पैसेंजर व्हीकल्स। मतलब पैसेंजर व्हीकल जिसमें 9 या 9 से कम लोग ट्रैवल करते हैं, 3,500 किलो से, मतलब 3.5 टन से कम उसका वेट है। 2027 से 2032 के 5 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका पर्पज है कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डिपेंडेंस है उस पे वो रिड्यूस करना, vehicular emissions को कट करना, and through this to push transition towards the electronic vehicles, that is EVs, hybrids and cleaner fuels. इसमें CO2 रिडक्शन 113 ग्राम पर किलोमीटर से लगभग 79 ग्राम पर किलोमीटर तक कर दिया है। एंड इट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2032, 5 साल में इसको रिड्यूस करना है। इट हैज मेजर टाइटनिंग कंपेयर टू कैफे 2। इसमें सुपर क्रेडिट सिस्टम भी दिया गया है। इसमें जो स्मॉल कार बेनिफिट्स होते हैं ना, दोज विल बी रिमूव। मतलब जो देयर विल बी नो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन फॉर लाइट वेट पेट्रोल कार्स। इट इंश्योर्स लेवल प्लेइंग फील्ड अक्रॉस द सेगमेंट्स। तो आपको सिर्फ इतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना समझना है कि ये जो कैफे 3 नॉर्म्स है, ये फ्यूल एफिशिएंसी का फेज 3 है, और ये इंडिविजुअल कार ओनर के ऊपर नहीं है, जो कार मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर होगा। अगर आपके पास कोई कार है, कोई इंडिविजुअल सिंगल कार है, तो उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। गवर्नमेंट आपका नहीं चेक करेगा, जिस कंपनी की आपकी कार है उसके टोटल फ्लीट को ये चेक करेगा। फर्स्ट MCQ, ये कैफे नॉर्म्स है, व्हाट डू दे रेगुलेट? इंडिविजुअल व्हीकल एमिशन नहीं, दे डू नॉट चेक इंडिविजुअल व्हीकल एमिशन। एवरेज एमिशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फ्लीट, ये है करेक्ट आंसर। टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर उसको चेक करता है। विच बॉडी इंप्लीमेंट्स कैफे नॉर्म्स इन इंडिया? इट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ये स्मार्ट बुक्स है CSAP के, नाउ अवेलेबल इन स्क्रिप्ट। ये APSC का क्रैश कोर्स एंड प्रीफिट इकोसिस्टम, ये सब 7,000 में कंबाइन अवेलेबल है। क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 7 से 9 बजे के बीच में। ये ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। यू कैन गेट फर्दर एक्सेस, फर्दर डिटेल्स contacting on the number mentioned on your screen. And Rajdeep sir, he himself will be taking this particular course, previous year questions analysis program. ये सिर्फ 1,000 रुपीज में है। अगर आपको 120 प्लस मार्क्स APSC प्रीलिम्स में चाहिए तो you can consider contacting on the number mentioned on your screen. Thank you so much for joining in.